हेमंत बिस्व शर्मा अगर ऐसे बयान दे रहे हैं, वैसे वीडियो जारी कर रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों को आपत्ति हो रही है, खासकर ओवैसी साहब को या उनकी पार्टी के लोगों को, तो उनका कहना है कि असम में काफी ज्यादा बदलाव हो रहा है घुसपैठियों की वजह से। वहां की जनसांख्यिकी में काफी बदलाव हुआ है, वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। हिंदू जो असम में कभी 60% ज्यादा हुआ करते थे, 70% ज्यादा हुआ करते थे, उनके मुताबिक अब वो 50-55% के करीब पहुंच चुके हैं। और हिंदुओं की कम होती संख्या की वजह से असम में बहुत कुछ बदलता जा रहा है। और हिमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि वो ही सिर्फ और उनकी ही पार्टी ये सब कुछ रोक सकती है। तो उनका ऐसा कहना है। लेकिन आप तो फिलहाल घुसपैठिया बोलते ना, तो पूरी दुनिया आपको सपोर्ट कर रही होती, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप अपने उसमें दिखा रहे हो कि मुसलमानों को पॉइंट ब्लैक शूट करो, तो आप सीधे वायलेंस भड़काने की बात कर रहे हो। चलिए पैनलिस्ट के पास पहुंचते हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ रामकुमार पाल जी जुड़े हुए हैं, वो बीजेपी के नेता हैं। इसके साथ ही सैयद नाजिम अली जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो एआईएमआईएम के नेता हैं। इसके साथ ही संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। पहले हम अली साहब के पास चलेंगे जो ओवैसी जी की पार्टी के नेता हैं। अली साहब, आपको क्या लगता है जिस तरह की राजनीति इस वक्त असम में हो रही है, खासकर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता हिमंता बिस्व शर्मा के द्वारा, वो राजनीति अभी के वर्तमान भारत के लिहाज से देखा जाए तो किस तरह की सही राजनीति कर रहे हैं, गलत राजनीति कर रहे हैं? चलिए, अली साहब के पास हमारी आवाज शायद पहुंच नहीं रही। संजीव कौशिक जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव जी, आपका क्या मानना है, असम में क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, भारत की राजनीति जिस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर राजनेताओं को और राजनीति करने वालों को उसका फायदा तो मिलता है, लेकिन देश हारता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार जिस तरह से, चाहे दिल्ली में हो या फिर असम में हो, और ये पहली बार नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जो लोग देश के डेमोग्राफी और राज्य के डेमोग्राफी को चेंज होते हुए देख रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं, वो 10 सालों से सत्ता में वहां पे विराजमान है। केंद्र में 12 साल हो रहे हैं। ये किससे सवाल पूछ रहे हैं आप? कौन जवाब दे इसका? और सवाल ये है कि मानते हैं 2 मिनट के लिए कि आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, फिर भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, जिसने शपथ ली हो कि सबके साथ, किसी के साथ भी गैर वाजिब और अन्यायपूर्ण उनका कदम नहीं होगा, आपको किसने अधिकार दे दिया किसी घुसपैठियों के सीने पर गोली मारने का? हम तो कहते हैं कि इस पर याचिका दायर करने से पहले कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस आदमी के ऊपर, इस आदमी पर कार्रवाई करनी चाहिए। और यही यदि रवैया रहा और इसी तरह से राजनीति में बैठे हुए लोग केवल ध्रुवीकरण के लिए बेलगाम होते चले गए, तो पता नहीं हम अपने बच्चों को कौन सा हिंदुस्तान देके जाएंगे। हमें जवाब लेना चाहिए रामकुमार पाल जी के साथ। रामकुमार पाल जी, क्या सोचना आपको? अच्छा लगा जो उन्होंने बोला सुन के? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। वो भूल जा रहे हैं श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के, वो भूल जा रहे हैं इंदिरा जी जो घुसपैठियों के, और वो भूल जा रहे हैं ममता बनर्जी। नहीं, वो घुसपैठिया तो बोल ही नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि मियां को शूट करो। सुनिए 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 सुनिए, बोलने दीजिए सर। अब नागेंद्र जी आप बहुत कुछ बोले हैं जी। तो वो भूल जा रहे ममता बनर्जी को, जिन्होंने स्पीकर के सोमनाथ चटर्जी के ऊपर पेपर फेंका था। घुसपैठिया ही कारण था, कोई दूसरे विशेष कारण तो था नहीं। केंद्र में मिनिस्टर थी, तो ये घुसपैठियों का क्या 12 साल में आए हैं? हर चीज की प्रॉब्लम को ये लोग रखे और उसके बाद सवाल भी करे, और रखना भी इनका ही काम है। और आप कह रहे थे, देखिए आसाम की बात करता हूं, तो आसाम में बांग्लादेशी मुसलमानों को मियां बोला जाता है, ये उनकी कहावत है वहां की। और अब अंतर करना पड़ेगा आपको, भारतीय मुसलमान और गैर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। क्यों ना करें? 6-6, 7-7, 8-8 करोड़ लोगों को आपने घुसा के रखा है, आपके पास इतनी कैपेसिटी है। और आप बताइए नागेंद्र जी, आप सिर्फ ज्यादा नहीं, दुबई या अरब चले जाए करजत, खाली 4 घंटा आपका पासपोर्ट अगर वीजा रद्द हो जाए तो कितनी परेशानियां होती हैं, वो जरा सोच के देखिए। और यहाँ पे क्या परेशानी आती है साहब? मैं तो बहुत सारे मुसलमान देशों में गया, क्या परेशानी आती है आपको? क्यों परेशानी नहीं है हमको? नहीं, क्या परेशानी आती है वही पूछ रहा हूं। आप गए होंगे, आपको परेशानी हुई होगी, तभी आप बता रहे हैं। बाहरी बसना चाहिए आपका माइंडसेट है क्या? बाहरी आदमी यहाँ रहना चाहिए आपका माइंडसेट है क्या? नहीं, इलीगली तो कहीं नहीं रहना चाहिए, इलीगली तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप इसके बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो। मोदी जी जब बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो इसके बाद हिमंता बिस्व शर्मा उससे अग्री करते हैं कि नहीं? आप अग्री करते हैं मोदी जी से कि नहीं करते हैं? सबका साथ सबका विकास हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबका होना चाहिए, वो भारतीय लोगों का होना चाहिए। तो जब आपके नेता बोलते हैं गोली मारो सालों को, आप ही के नेता थे ना? अरे वो तो डायलॉग उसके बाद तो आपने सुना नहीं ओवैसी को,
ये जंगल चला जाएगा, वो वहां चला जाएगा, वो हाँ सब नहीं बिल्कुल, सुनाई देता। 15 मिनट बात वाली उसको हम भी एग्री करते हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए था, ओवैसी जी ने नहीं बोला था। सवाल का जवाब होता है नागेंद्र जी, सवाल का जवाब होता है। अब पत्थर कौन मारता है? हिंदू मारता है, बजरंग दल मारता है? कोई भी हमारा त्योहार जो है बिना बंदोबस्त के नहीं होता है, और उनकी ईदे नमाजे कोई मारने नहीं जाता है। उत्तर होता है जो सवाल का उत्तर। आप सवाल कर रहे हो, जवाब करना हमको देना पड़ेगा, और देना जो बंद पर्दा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन एकदम निगलेक्ट ना करिए कि ये 12 साल में ही सब कुछ हुआ है। मतलब आपको लगता है हिमंता बिस्वा शर्मा वन ऑफ द गुड प्राइम मिनिस्टर, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ सॉरी सीएम्स ऑफ असम, है ना? देखिए वो असम के साथ साथ 7 स्टेट को संभालते हैं, और आपको ये जरा भी एहसास नहीं हो रहा है कि आज हम लोग 9 स्टेट में अल्पसंख्यक हो गए हिंदू। पंजाब में क्या हो रहा है, किस तरह से चेंज हो रहा है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आपको विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस दिखाई देता है। भारत में हम अल्पसंख्यक हो गए क्या हिंदू? आरएसएस को कोई बोर्ड फंड नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मोदी हो। मोदी जी ने भी कोई फंड नहीं दिया है, बता दे 100 रुपया। और ये लोगों ने बोर्ड दिया, अल्पसंख्यक बोर्ड, हलाल बोर्ड, फिजा फाउंडेशन बोर्ड, हज कमेटी। ऐसा दूसरा किसी को मिला है? हमारे देश के आदिवासियों को मिला है क्या? हमारे देश के दलितों को मिला है क्या? बताइए ना। पीडीए की बात अरे लेकिन आप देखिए उस पे जाइएगा तब तो आपको यूजीसी पे जवाब देना पड़ेगा। अभी क्या हश्र हुआ यूजीसी के नाम पे बीजेपी का और मोदी जी के बारे में? विक्टिम कार्ड नहीं खेलिए नागेंद्र जी, ये नहीं विक्टिम कार्ड की बात ही नहीं। चलिए पाल साहब, हम आपके पास दोबारा आते हैं। सैयद अली भी हमसे जुड़े हुए हैं AIMIM से। सैयद जी थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए, बताइए आपकी क्या सोच है। आपने एक केस दर्ज किया है, आपकी पार्टी से भी ऐसे बयान आते हैं। ओवैसी जी के भाई का बयान आपको याद ही होगा, 15 मिनट में हम क्या क्या कर देंगे। सुनिए ना, मध्य प्रदेश का जूता चाटने वाले, जूता उठाने वाले और जूता मारने वाले मध्य प्रदेश में दिया AIM के अध्यक्ष ने जी। चलिए सीधे सैयद जी से जवाब लेते हैं, फिर हम वापस आपके पास आएंगे। जी सैयद जी। सर, जिस तरीके से FIR कराई गई है वो बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ऐसे उच्च पद पे बैठने के बाद एक व्यक्ति लगातार जो है गलत बयानबाजी कर रहे हैं, तो आवाज उठाई जाएगी और लीगली एक्शन, ठीक है। तो कम से कम जो है मुख्यमंत्री जी के सामने गुस्ताखी नहीं की गई है, एप्लीकेशन दी गई है, FIR कराई गई है, और ये कराई भी जानी चाहिए थी। 4 दिन पहले कह रहे थे कि अगर कोई रिक्शे वाला है 5 रुपया मांग रहा है, मियाँ है अगर वो, तो उसे आप 4 रुपया दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी इतनी जो है छोटी राजनीति करेंगे तो उनके कद का एहसास कम से कम देश को हो जाता है कि ये किस लेवल के आदमी हैं, क्या सोचते हैं। तो अभी देखिए, जैसे अभी इनका वीडियो एक आपने देखा जिसके जो FIR कराया गया, तो उसमें आप साफ देख सकते हैं इस तरीके की कृत्य समाज में नहीं होना चाहिए। आप CM हैं, आप गोलियों से मुल्लों को मार देंगे। एक अभी सांसद कह रहे थे नीति दल के, वो कह रहे थे कि मुल्ले हैं, कोई मुल्ला नहीं आएगा तो आप मार डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप सरकार में हैं, आप लोगों को डराएं ना, आप लोगों को भ्रमित ना करें, परेशान ना करें, क्योंकि सरकार आपकी है। और कब तक डराएंगे? कितना साल से आप लोग बैठे हैं। लेकिन सैयद अली भाई, आपके पार्टी के भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी यही सवाल उठाए जाते हैं। जैसे मैं बिल्कुल सुनना चाहूंगा कि वो कौन से जो उन्होंने जो ऐसे पाल जी अभी आपको बता रहे थे MP में क्या बोला गया, और ये जो 15 मिनट के लिए छोड़ दो, पुलिस को हटा दो, ये तो मतलब चर्चा होती रहती है इस डायलॉग की। बताइए नहीं जी पाल जी पाल जी, फिर सैयद साहब के पास जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर जो कहा है, जूता चाटने वाले, जूता उठाने, जूता मारने वाले, वो करिए। 15 मिनट तो कोर्ट में जाके निर्णय भी हो गया। इसके बारे में बताइए। MP के जो AIM के अध्यक्ष है और भर स्टेज से कह रहे हैं, कोई माइक डिबेट में नहीं कर रहे, पब्लिक प्लेस से कर रहे हैं वो। जी, आपके लिए कम से कम उस बयान को सुनने की जरूरत है। किसे जूता मारने वाले, किसका जूता चाटने वाले? 3 वर्ग बताया, जूता मारने वाले, जूता चाटने वाले, और 3 वर्ग बताया उन्होंने। मुसलमानों में में 3 वर्ग बताया उन्होंने, सुन लीजिए। मारने वाले बताइए, आपको कोई धमकी की है जूता मारने की? अगर मुसलमानों में ऐसा 3 वर्ग है, एक जूता चाटने वाला, एक जूता मारने वाला, एक जूता उठाने वाला, ये शब्द थे उनके। आप ये बताइए, क्या वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए धमकी है या किसी धर्म के लिए बोल रहे थे? वो नहीं, जो बीजेपी के अंदर मुस्लिम है उनके लिए बोल रहे थे, जो कांग्रेस में उसके लिए बोल रहे थे।
आपको कम से मजलिस कम के लिए नहीं बोल रहे थे वो। आपको बयान सुनना चाहिए सर। आप भी सुन लीजिए आप बयान, आपको हम इसमें चैनल से डरने कहना चाहेंगे, सुना देवे आपको। नहीं, आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं अरे है। हमें नहीं डरने की बात है, अगर हमको हमारे नहीं, साथ कोई भारतीय मुसलमान आए तो उसको आप नहीं, इस तरह से कहोगे? आपको देखिए, देखिए आपको अंतर करना पड़ेगा भारतीय मुसलमान और बांग्लादेशी राम रोहिंग्या। कुमार जी ये आपसे भी हाथ जोड़ के अपील है, ये देश नहीं सह राम पा रहा है कुमार जी, इतने अली बाहरी साहब को लोगों जवाब देने दीजिए आप। अली साहब, राम कुमार जी का ये कहना है कि जो भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं या वो भारतीय जनता पार्टी में बतौर नेता राजनीति कर रहे हैं या फिर वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो एआईएमआईएम से जुड़े नहीं हुए हैं, तो क्या एआईएमआईएम के लोग उन्हें जूता चाटने वाला, जूता खाने वाला, ऐसा कुछ बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, ये 3 वर्ग को बताया गया है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को खासतौर से टारगेट नहीं किया गया है। बस बताया गया है कि इस तरीके के लोग होते हैं, हर एक धर्म में होते हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं गोली मारो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सबका साथ सबका विकास, कुछ लोग कहते हैं कि अब सबके अपने अपने अलग अलग वो होते हैं। हालांकि ये धमकी नहीं है, इसे धमकी की तरह ले रहे हैं। तो मैं कम से कम राम कुमार जी से इतना जूता जैसा शब्द, भाषाई मर्यादा तो तोड़ ही रहे हैं नेता साहब। देखिए देखिए, अगर बात जूते की हो रही है तो आप देखिए, मर्यादाएं ये हो गई हैं कि रिक्शे वाले को कहा जा रहा है कि इसके 4 रुपया दीजिए, 1 रुपया मार लीजिए, ठीक है। और ये अपने आप में बहुत खतरनाक हो जाता है जब एक सीएम साहब कहते हैं कि रिक्शे वाले का 1 रुपया जो अली साहब से इसका जवाब ले लेते नागेंद्र जी। अली साहब, हिमंता विश्व शर्मा अगर ऐसा बयान दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं? वो बहुत समझदार चतुर राजनेता माने जाते हैं, वो जानबूझकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए, उद्देश्य का मसला तो मैं नहीं कहूंगा उनका क्या उद्देश्य हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि पार्टी गाइडलाइन जो है उनका, जो उनका नारा है, कम से कम अपने नारे के विरुद्ध है वो। और कम से कम एक ऐसे पद पर बैठने के बाद इस तरीके की बयानबाजी करके ये उनका जो सियासी कद है उसको दर्शाता है। क्या असम चुनाव का नैरेटिव अभी से वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है असम का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा? कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ये सारी चीजें अच्छे से वॉच कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो लोग जवाब देंगे और बहुत बेहतरीन जवाब देंगे। कम से कम वो अपने सर पे ऐसे नेता को कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसका मुद्दा ये है कि भाई 1 रुपया रिक्शे वाले का चोरी कर लीजिए, छीन लीजिए, झपट लीजिए। अली साहब, एक और सवाल आपसे, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। हो सकता है कि अली साहब की पार्टी को वहां तो थोड़ा ग्राउंड मिल जाए बीजेपी की इस बयानबाजी से। हो सकता है अली साहब की पार्टी को वहां पे ग्राउंड मिल जाए। अली साहब, सवाल मेरा यही था नागेंद्र जी कि क्या एआईएमआईएम असम का चुनाव लड़ने जा रही है, और अगर हाँ तो क्या उसका एआईयूडीएफ बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से कोई गठबंधन हो सकता है? उसकी संभावना लगती है कुछ? देखिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही फैसला करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बेहतरीन नेता हैं और बहुत सुलझे हुए नेता हैं, और वो आपके हिसाब से लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। पूरे देश में एमआईएम जो है मैदान में है और कमजोर वर्ग की बात कर रही है, कमजोरों को ताकत देने की बात कर रही है, इंसाफ की बात कर रही है। और देखिए, उन्होंने की कमजोर वर्ग की बात की। कोई इस देश की दूसरी बड़ी आबादी को गोलियों से मारने की बात कर रहा है स्टेटस लगा के, ये तो बच्चों की जैसी हरकत होगी। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कि कुछ गानों पर बच्चे रील पे आमतौर पे जो है इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो रील से भी प्रभावित होकर कुछ लोग जो है, मतलब कुछ लोग क्या, अब तो कह सकता हूँ कि सीएम साहब प्रभावित होकर लगा दिए, अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि देश में कानून है, लॉ है। तो कहीं ना कहीं, और देखिए बयानबाजी के साथ उनकी भाषा बदल गई है, ये बहुत अच्छी बात है, उनकी भाषा बदल गई है। उन्हें डर महसूस हो रहा है कि नहीं मैंने गलत किया है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है भारत में, ऐसी बयानबाजी के लिए कोई जेल जाएगा कि नहीं, चलिए वो देखते हैं। संजीव कौशिक जी, थोड़ा समझाइए भारत में क्या चल रहा है? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ही अब जिताएगी केवल ये सारे इलेक्शंस की? राहुल गांधी जैसे लोग जो प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते हैं, उनका फेल होना तो तय है भारत में। नागेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। एक तरफ मिस्टर शर्मा जो वीडियो डाला गया उनके प्रदेश के आधिकारिक वेंडर से जो वीडियो डाला गया था, वक्त पे जब चर्चा चली तो उसके बाद में वो डिलीट कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया, लोगों के बीच में तब तक आ चुका था। वो अब सधे जुबान से इस मामले में स्टेटमेंट दे रहे हैं। और यहाँ पाल साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो पहले घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, फिर वो डेमोग्राफी चेंज करने की बात कर रहे हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि हम हिंदू अल्पसंख्यक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि सही जगह पर निशाना दिखाई नहीं दे रहा, हो चुका है। सही लेकिन संजीव जी, असम में घुसपैठियों का मामला कोई सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, वो गंभीर मसला है और उस पर बहुत सारे विपक्ष के लोग भी कई बार सहमति जता चुके कि हाँ एक मामला है, ये इसे हम खारिज नहीं कर सकते।
क्या मुख्यमंत्री की हैसियत यही होती है और उनका काम यही होता है कि उस तरह से वो टूट करे और फिल्मी हीरो के जैसे कमर में बंदूक निकाले, दे दिया जाए उनके हाथ में और सामने खड़ा करा दीजिए घुसपैठियों को, बोलिए निशाना लगाने के लिए, फिर तोते उड़ जाएंगे, सारी राजनीति धरी धरी रह जाएगी। मजाक बना लिए है क्या लोकतंत्र को? मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करता है, बचकानी हरकत करता है और उनको दलील के द्वारा यहाँ पे सही सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान तू तू कर रहा है। एक मुख्यमंत्री की मानसिकता ऐसी होती है जहां सारे लोगों को एक साथ लेके चलना होता है। आपने संविधान की शपथ खाई है भाई। संजीव जी, जैसा कि नागेंद्र जी अभी कह रहे थे, क्या यहीं पर कांग्रेस पार्टी आकर मात नहीं खा जाती है? अगर इसी मुद्दे पर चुनाव हुआ जैसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं हिमंता, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए तो वहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी। उसके हिस्से से वो हिंदू वोट छिटक सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एकमुश्त चले जाएंगे, ये अगर ध्रुवीकरण हुआ तो। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती और जिसकी वजह से वो लगातार हाशिए पे है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति कर रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने रणनीतियों में जब तक बदलाव नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर इसी तरह से जाती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी को लाइन लेना पड़ेगा। आप जिस लाइन को लेकर के सर्वधर्म समभाव की यदि बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको मजबूती के साथ इस तरह की बातों के सामने विरोध में खड़ा होना होगा। आपको वो खड़ा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, वो ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रही है और संजीव जी इसी का नतीजा है कि ये ध्रुवीकरण और एक तरफा वो ये सारी कवायद किस लिए? किसको नहीं पता है कि 26 में होने वाले इलेक्शन के लिए ध्रुवीकरण की भूमिका बांटी जा रही है। लेकिन संजीव जी, अगर यही हमारी रियलिटी है, अगर हम एक ऐसा देश बन चुके हैं जहां पे कि अगर हम ध्रुवीकरण ना करें, पोलराइजेशन ना करें, तो लोग आपको वोट नहीं देंगे और उसके चक्कर में लोग कुछ भी बोलने लगे, तो ये तो बड़ा सैड मामला है, बहुत ही ये दुखदाई है। मैंने कहा इसीलिए मैंने कहा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक राजनेता होने के नाते आपकी जीत तो हो जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान हारता हुआ दिखाई दे। क्या बच्चों को नसीहत देंगे? किस तरह के दौर में हमने जिया और किस तरह के दौर में हमने वोट किया? कौन सा हिंदुस्तान देके जाना चाहते हैं आप? ये भी जिन बच्चों के साथ, जिन लोगों के साथ, जिस भाईचारा के साथ हम रहते चले आए, ना आज हमारे घर में ईद की सवैया आती है, ना हम हमारे घर में कोई होली खेलने आता है, ना हम किसी के घर में जाते हैं। ये दीवार खड़ा किया है आपने, ये उपलब्धि है आपकी। 80% और 20% की राजनीति कर रहे हैं आप। संजीव जी, बीजेपी का कहना है, खासकर हम असम की बात करें तो वहां 80-20 वाला मामला नहीं है, वहां पे 50, 55 और 45-40 वाला मामला हो गया है। लेकिन चलिए राम कुमार जी के पास चलेंगे। वैभव जी 20 सेकंड, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, ईमानदारी पूर्वक देश के जल, जमीन, जंगल, साधन, संसाधन पर सबसे पहले हक हम हिंदुस्तानियों का होना चाहिए और है भी। हमारे इस हक में यदि कोई हकमारी कर रहा है तो उसे चिन्हित किया जाना चाहिए, बजाबते उसके लिए कानून बने हैं, उसे चिन्हित कीजिए, बाहर निकालिए। लेकिन इस तरह संजीव जी करने की कोशिश कर रहे हैं जी। जैसे अभी हिमंता शर्मा को हम सुने कि वो आप ऐसा कुछ क्यों कह रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो वो अपने बचाव में जो कुछ कहते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। असम बीजेपी के नेता जो कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। उनका कहना होता है कि असम में आपको ये पहचान सुनिश्चित करनी होगी कि असम के मुस्लिम कौन है और बाहर से आए हुए मुस्लिम कौन है। जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनको ये लोग मियाँ भाई कहकर बुलाते हैं, जैसा कि भी राम कुमार जी कह रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब तक आप ये बदलाव नहीं देखेंगे या जब तक आप इनको पहचानेंगे नहीं, अलग नहीं करेंगे, तब तक आप असम की राजनीति में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और उनका यह भी कहना है कि इसी बंटवारे को नहीं पहचान पाते जो लोग, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी हार रही है। और बीजेपी को बड़ा समर्थन 2016 में मिला था, 2021 में भी बड़ा समर्थन मिला, बड़ी जीत मिली, और 2026 में भी बीजेपी के लोग कहते हैं कि उनको बड़ी जीत मिलेगी। वैभव जी, एनआरसी पे रोक किसने लगाई? किसने ऑब्जेक्शन किया था और क्यों किया था? ये किसी से छुपा हुआ है? जब तक आप राजनीति से परे इसको नहीं रखेंगे, ईमानदारी पूर्वक पहल नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक चिन्हित नहीं करेंगे, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया में आप केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल इलेक्शन के वक्त में इस तरह से बच्चों के जैसे बचकानी हरकत करके यदि ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पे एक उन्माद तो पैदा होगा ही। और उस उन्माद में संभव है कि आपके वोटों का प्रतिशत बढ़े और उससे आपकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन एक बार पूरा ये किसको ये एक्सेप्टेबल है? मुझे नहीं लगता। राम कुमार जी भी ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखेंगे तो उनको भी ये एक्सेप्टेबल नहीं लगेगा कि मुख्यमंत्री इस तरह से निशाना लगाए और सामने एक दाढ़ी वाला, एक टोपी वाला दिखाई दे और उसके सीने पर लगे और वो कहे कि नहीं ये घुसपैठिया है। घुसपैठिया ही है तो आपको किसने हक दे दिया इस तरह की हरकत करने का? कुछ तो समझ होगी ना। जी राम कुमार पाल जी के पास चलते। राम कुमार पाल जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बोला संजीव जी ने कि इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो वीडियो डिलीट करने की क्या ही जरूरत थी? और जो दूसरा सवाल
कि आप कभी ऐसे चाहेंगे क्या, हमारे नेता जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे एस जयशंकर हो या जो भी बड़े बड़े नेता हो, चाहे तो उनके बच्चे बाहर होते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, या विश्व शर्मा उनकी खुद की, उनके ऐसे ऐसे वीडियोज आते हैं जहां वो एकदम स्टाइलिश पूरा इंटरनेशनल कपड़ों में दिखते हैं और ये कुर्ता धोती पजामा ये सब तो हटा देते हैं, और इनके भी बच्चे बाहर पढ़ते हैं। तो ये खुद अपने बच्चों को तलवार लेके ये सब लड़ाई करने भेजेंगे, या आप खुद अपने बच्चों को ये सब करने के लिए कभी भेजिएगा? आप तो चाहेंगे ना कि वो पढ़ाई लिखाई करें, इन सब चक्करों में ना पड़े। और राम कुमार जी, एक और सवाल है नागेंद्र जी, मैं जोड़ देता हूं। सबसे अहम सवाल तो यही है कि सीमा सुरक्षा बल आपके हाथों में है, पिछले 11 सालों से केंद्र सरकार आप चला रहे हैं, फिर भी सीमाओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? घुसपैठिए क्यों घुसते जा रहे हैं? और बीजेपी भी 2016 में असम में बैठी हुई है, सरकार की वहां चला रही है, फिर भी घुसपैठियों को ना तो आप रोक पा रहे हैं, ना फिर उनको आप बाहर कर पा रहे हैं। और चुनाव आता है तो बस मुद्दा बना देते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू एकजुट होकर झारखंड में आपने क्या किया था? झारखंड का वो एडवर्टीजमेंट आपको याद होगा कि एक घर में हजारों मुसलमान आ जा रहे हैं किसी के घर में, और उस एडवर्टीजमेंट को बहुत बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उसका ट्रीटमेंट था, और उसकी वजह से बीजेपी शायद हारी भी वहां पे। जी पाल जी, देखिए, पहला तो नदीम भाईजान ने बहुत बढ़िया बात की, लेकिन आप लोगों ने किसी ने गौर नहीं किया। भारत में दूसरे नंबर की आबादी को तंग किया जा रहा है, मुस्लिम कहने का तात्पर्य उनका था। तो जो भारत में दूसरे नंबर की आबादी है तो वो अल्पसंख्यक कैसे? कौशिक जी से पूछेंगे, वो नदीम जी तो नहीं बताएंगे कि वो अल्पसंख्यक का सारा बेनिफिट वो कैसे ले रहे जब दूसरे नंबर दर्जे के लोग हैं। तो अगर वो 30-40 करोड़ लोग हैं कौशिक भाई, तो अल्पसंख्यक का दर्जा आप किस बेसिस पे दे रहे हैं? आप सरकार में बैठे हैं, दर्जा हटा लीजिए। उनको नहीं मिलना चाहिए कौशिक भाई। और दूसरी बात सुनिए, जो हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, तो मियाँ को जोड़ा है उन लोगों ने बांग्लादेशी को, बांग्लादेशियों को मियाँ बोला जाता है वहां पर, वहां की ऐसी भाषा है, इसलिए उन्होंने मियाँ कहा। उन्होंने, मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय मुसलमान और बांग्लादेशी और रोहिंग्या अलग करना होगा, और देश के मुसलमानों को भी करना होगा। चलिए, वो तो हम भी एग्री कर रहे हैं सर, लेकिन आप अपने बच्चों को, जैसे वो वायलेंस फैलाने की बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को उसमें डालिएगा। इस भाषा में वोट की बात नहीं करूंगा, ना इसमें वोट मांगने की बात करूंगा। राम कुमार जी, देशवासी भारतवासी का प्रॉब्लम मानना चाहिए। राम कुमार जी, कांग्रेस का है ना, बीजेपी का है ना, आईएम का है। बिल्कुल देश बिल्कुल के ऊपर लोड है। बिल्कुल देश के बिल्कुल साथ आप नहीं खड़े रहोगे तो जाओगे कहां पे भाई? घुसपैठियों को देश में रहना नहीं चाहिए, वही लोग रहें जिनके पास वैध प्रमाण पत्र है रहने के लिए। लेकिन राम कुमार जी, एक मिनट भाई साहब, वैभव भाई, एक बता रहा हूं, मुंबई के अंदर कसाब पकड़ा गया, रेड हैंड पकड़ा गया, लेकिन भारत के संविधान के तहत उसको जेल में रख के, पाकिस्तान से वकील बुला के, उसकी पूरी फीस दे के, उसको कोर्ट में खड़ा करके सजा दिलाई गई। ये भारत का संविधान है। इसके लिए उनको जो भी बाहरी बोलने को बोलते हैं, लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा। आज से नहीं, सालों से है। मैंने कहा ममता बनर्जी के टाइम स्पीकर पे, कौशिक जी कहे कि 10 साल में आए, तो मैं तो नहीं मानता। नहीं आए तो पहले 10 साल में आप सफाया तो कर ही सकते थे सर, 11 साल में। बिल्कुल नागेंद्र जी, मेरा भी यही सवाल होना था। राम कुमार जी, 11 साल काफी नहीं होता क्या सफाई करने के लिए? नागेंद्र जी, आप इसको सिर्फ बीजेपी मत गिनिए, हर पार्टी, हर राजनीतिक और हर भारतीय का भी दायित्व है ये। हाँ, भारतीय का दायित्व वायलेंस नहीं है सर, भारतीय का दायित्व एक दूसरे के साथ मारकाट मचाना तो नहीं हो सकता सर। पर देश के आगे वोट नहीं है, देश से बड़ा वोट नहीं है। बीजेपी सालों भर इलेक्शन मोड में रहती है, आपके लिए पंचायत इलेक्शन इतना बड़ा बन जाता है, और आप बोल रहे हैं कि वोट के लिए नहीं है। अगर जिस पार्टी के पास संगठन है, कांग्रेस का भी संगठन है, कांग्रेस के भी वोट है, एआईएम के भी वोट है, क्या सब वैसी जाके वहां वोट डालते हैं? अच्छा, अपने एक चीज बताइए। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा सर। सबका दायित्व है नागेंद्र जी। पाल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। पाल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने बच्चों को कभी हथियार लेके भेजेंगे कहीं कि आप मारकाट मचाओ, जैसा कि विश्व शर्मा जी बता रहे हैं करने के लिए? कहा उन्होंने कहा हाथ काट मार, मैंने तो नहीं अरे सुना। वो तो सीधे गोली, तो वो बंदूक तान के फोटो वो दिखा रहे हैं, पोस्टर ही वही है। अगर वो कर रहे हैं तो गलत बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे पार्टी के भी है तो उतना साथ रखते हैं, गलत बोल रहे हैं वो। थैंक यू, आपने माना। न्यायिक प्रक्रिया, मैंने अजमल कसाब का आपको उदाहरण दिया, न्यायिक प्रक्रिया से अलग उन्हें, कौशिक जी ने कहा कि नहीं वो बाहरी लोगों को निकालना चाहिए, तो तरीका क्या है? क्या तरीका है भैया? बोलने से, मेरे बोलने से, आपके बोलने से, नदीम अली के बोलने से निकल जाएंगे क्या?
उनकी चलिए जांच जी, पड़ताल सैयद नहीं साहब होना बहुत देर से सैयद साहब वेट कर रहे हैं जी। सैयद अली जी, हाँ, जरूर सुनेंगे उनकी बातों को। जी सैयद अली जी। देखिए, राम कुमार सर जी ने जो बात कही बहुत अच्छी बातें कही, और ये अच्छी बात है, सभी को अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगी। लेकिन सरकार में आप हैं और आप तय करेंगे कि आप अगर गोली से तय करेंगे वो भी बता दीजिए, उसके लिए देश में कानून है, ठीक है? देखिए भाईजान, और सरकार में हम है, पर बिना विपक्ष के कुछ होता है क्या? नहीं तो विपक्ष बिना को कहा, विपक्ष के कुछ हो सकता है क्या? अगर वहां एक अगर पक्षी कोई तो क्या कॉमरेड रूल हो गया। अगर ये कोई चाइना बाहरी नहीं है, ये भारत है नदीम जी। करना है तो जितनी विपक्ष जवाबदेही का, हमारी है नदीम जी, उतनी जवाबदेही आपकी भी है। दोनों को मिलकर मैं करना वही कह पड़ेगा। कि मैं आपसे चलिए कह अली रहा हूँ अली कि अली सरकार में अली आप साहब हैं, जी बोलिए। ठीक है, आपको मार्क करना है कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है, और कौन कैसे आ रहा है और किसे यानी कैसे भेजना आपको है, भी मार्क ये करवाना है, आपका भी नहीं, दायित्व है भाई, सर तो रहे सर, आपने गलत तरीका आपका भी इस्तेमाल दायित्व, आपका भी किया। सपोर्ट है। आपके अकॉर्डिंग के वो जो हमने कहा बांग्लादेशियों के लिए कहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपने बांग्लादेशियों के लिए कहा, लेकिन आपका तरीका बांग्लादेशियों के लिए भी गलत है। इस तरीके से तो आप किसी को भी शायद नहीं निकालना चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये गोलीबाजी और ये बंदूकें हाथ में ले लेना, अगर नहीं, सीएम साहब गोली हाथ के में पक्ष में बंदूकें हम ले नहीं लेते है। हैं, तो यही चीज है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले अलीगढ़ के अंदर एक सांसद महोदय थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मुल्ला नहीं आ सकता है, और बाद में जब मैंने क्रॉस चेक किया तो वो साहब हाई स्कूल पास हैं, 10th क्लास वो किए हुए हैं, और उसके बाद जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो कायदे में असल में इन्हें शिक्षा की तरफ खुद भी ध्यान देना चाहिए, और जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं या इनकी पार्टी में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे सब लोग हैं, तो उनसे सलाह भी लेनी चाहिए कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से घुसपैठियों को निकालना है। निकलने चाहिए, अच्छी बात है, निकलना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके से ये जो क्या क्या मुल्ले के 4 रुपया दो मुल्ला को, और इसको जो है यहाँ पे वीडियो जारी कर रहे हैं और वीडियो हटा भी रहे हैं, तो मतलब आप अली आरोपी जी, हैं, गलत है अली जी, चीजें। आपसे आपसे मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी के लोग जो कह रहे हैं उसी से बना है एक सवाल। और उनका कहना है कि हिमंता विश्व शर्मा जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें आप करने दीजिए। अगर आप उनसे उलझने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें ही राजनीतिक फायदा पहुंचाएंगे। अगर उनसे आप खासकर घुसपैठियों वाले मुद्दे पर बहस करेंगे या उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे तो आप खुद ही फंसते चले जाएंगे। तो एआईएमआईएम को अभी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ केस शिकायत दर्ज कराना या कुछ और करना? उनसे उलझने की जरूरत क्या थी? अभी चुनाव का माहौल है। हेमंत विश्व शर्मा से बाद में भी आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते थे। अभी उलझेंगे तो वो चुनावी फायदा इसका उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना है। कांग्रेस की विचारधारा है और इसी तरीके की विचारधारा है कि अगर कोई गलत कर रहा है उसे करने दीजिए, क्योंकि हमें चुनाव जीतना है, ठीक है। हमेशा से यही सब होता रहा है, ठीक है। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जैसे आज आपने ये मुद्दा यहाँ पे ये डिबेट रख के आपने ये साबित किया कि हमारी जिम्मेदारी बन जाती है समाज के प्रति कि इस तरीके की चीजें कम से कम जो गलत हो रही हैं इन्हें रोका जाए, और उसी के लिए ये बहस हो रही है, वरना तो बहस भी नहीं होती। दूसरी बात ये कि आप कब तक खामोश रहेंगे? किस किस चीज पे खामोश रहेंगे? जब कहा जा रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे, आप खामोश हैं। आप कोई भी मसला आ रहा है, आप खामोश हैं। तो आप अगर खामोशी रहना है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। आपको अगर देश को बचाना है तो देश के अंदर जो सही बात है वो आपको करनी ही होगी, और हुकूमत के सामने खड़ा ही होना होगा आपको अपनी पूरी ताकत के जरिए। लेकिन नहीं, आप नहीं दिखते हैं। आप अभी सरहदों की बात हो रही थी, कितने सारे लोगों की जानें गई हैं हमारे देश के अंदर घुस के। आपने देखा, पहलगांव देख लीजिए, पुलवामा देख लीजिए, ये सब इसी सरकार में हुआ है। तो हमारे लोगों की जानें गई हैं। हमें अगर हम आज ना आवाज उठाएं तो हम कब आवाज उठाएं? और हमारे लोगों को अगर धमकी मिले तो हम आज आवाज ना उठाएं, कब चुनाव देखते रहें? ये सारी चीजें नहीं होगी, लीपापोती नहीं चलेगी। जो बात है आप एग्जैक्ट फैक्ट पे बात करिए। अगर कोई गलत कर रहा है आप रोक डालिए। अगर आप विपक्ष हैं, अगर कोई चीज गलत हो रही है आपको आवाज उठानी ही होगी। आपको ये नहीं देखना है कि कमजोर वर्ग का मसला है इसलिए ये कमजोर वर्ग अपना अपना खुद देखे, ठीक है। और वैसे बात तो करते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत की दुकान ऐसे तो बंद हो जाएगी। ऐसे कहाँ, ये मोहब्बत थोड़ी है। मोहब्बत तो यही है कि मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, और नाइंसाफी जिसके साथ हो, जिसके ऊपर हो, हम सब उसके साथ खड़े हो जाएं। समाज तो बेहतर समाज तो ऐसे तैयार होता है। लेकिन क्या है कि राजनीतिक पार्टियां, अभी आपने जैसे कहा कांग्रेस इस मामले में जो है खामोश रह के जो है ये कहना चाह रही है कि हम खामोश रह के मदद कर रहे हैं। किसकी मदद कर रहे हैं भाई साहब? आपने कमजोर वर्ग की बात नहीं की, उसे जान से मारने की धमकी मिली है, उसकी बस्तियां जल सकती हैं, बस्तियां जलाई गई हैं माजी में, वो डर गई है। और हकीकत
देखिए ना, इंसाफी हो रही है। अभी क्या है ना कि अभी भाजपा लेकिन नेता डराने अली जी क्या आपको नहीं लगता कि जिस राज्य में एआईएमआईएम की एंट्री होती है, एआईएमआईएम चुनाव लड़ने की कोशिश करती है या लड़ती भी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को आ, आसानी होती है, थोड़ा फायदा पहुंचता है, ऐसा आपको आपको लगता बी है? टीम बोला जाता है बीजेपी का? देखिए, ऐसा है, बी टीम वो लोग बोलेंगे। ऐसा होता है जब हम शुरुआत करते हैं कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में कोई भी दल अगर शुरुआत करता है तो इस तरीके के इल्जाम लगते हैं। रिजल्ट दिया है ओवैसी साहब ने, महाराष्ट्र में रिजल्ट दिया, देखिए आप। ठीक है, लगातार पार्टी बढ़ रही है, रिजल्ट दे रहे हैं। कम कौन हो रहा है? कम वही लोग हो रहे हैं जो खामोश हैं। जैसा आपने कहा कि वो खामोशी वो चाहते हैं खामोश रहिए, तो हर मामले पे जो लोग खामोश रहेंगे वो खत्म होंगे, और खामोश रह के वो जुल्म के साथ खड़े हो रहे हैं, मतलब भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। खामोशी से भी जालिम को मदद करना, ये जो है कहीं ना कहीं उसके सहयोगी होने का सबूत होता है। तो भाजपा के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, तो वो करे अपना, उसका अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। हमारा बहुत साफ है, अगर बीजेपी का कहीं कुछ गलत कर रही है तो हमें पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे इंटेलेक्चुअल नेता जो है कम से कम अपनी ताकत के जरिए और इस देश के कानून को हाथ में लेकर उन्हें रोकेंगे, बिल्कुल रोकेंगे, और रोका जाएगा। लेकिन अब अली जी, नाइंसाफ अगर मान लीजिए असम में एआईएमआईएम चुनाव लड़ती है, 8-10 सीटों पर ही अगर मान लीजिए लड़ लेती है, तो फिर वहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के बीच में, एआईएमआईएम के बीच में, और इससे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बढ़त नहीं मिलेगी? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है सर, बात बात देश को मजबूत करने की है। और ये विचारधारा जो कमजोर वर्ग को लेके, जो कमजोर वर्ग की आवाज उठा रही है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में आई है, यकीनन ये सबको ताकत देगी, इससे देश ताकतवर होगा। तो हम किसी को ना कमजोर करने आए हैं और ना किसी को डराने धमकाने आए हैं, हम लोगों को ताकत देने आए हैं। और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हमें हर कहीं जाना चाहिए जैसे और दल जाते हैं। बिल्कुल अली जी, अब बातचीत के हम आखिरी आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं सभी मेहमानों से। संजीव जी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगा। क्या आपको भी लगता है कि अब चुनावी फायदे नुकसान से ऊपर उठकर हमें जरूरी मुद्दों पर बोलना शुरू कर देना चाहिए? हमें यानी राजनीतिक दलों को, जो भी राजनीतिक दल हैं जिन्हें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, वहां पर वो बोलें, भले उससे उनका चुनावी नुकसान हो जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा संजीव जी, आप शुरू करें, उसके बाद हम सैयद साहब के पास जाएंगे, फिर राम कुमार जी के पास जाएंगे। तो ये भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, बंगाल के भी चुनाव आ रहे हैं और आपको पता है कि बंगाल कितना बड़ा ड्रीम है मोदी साहब का या अमित शाह का, बंगाल को जीतना। तो किस तरह का माहौल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगले 4-5 महीने बड़े धांसू और बहुत ही ऐसे रोचक होने वाले हैं या भयावह होने वाले हैं? जी देखिए, दो बातें। पहली बात तो ये कि भारत के इतिहास में नेहरू के बाद यदि कोई इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी बने हैं, मजबूत, कद्दावर और कद के साथ। यदि वो चाहते कि इस तरह की राजनीति ना हो तो बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति कर ले। दो विपरीत विचारधारा या दो विपरीत धर्म की ध्रुवीकरण करने वाले राजनेताओं की बात करूं, ये दोनों यदि इस मुगालते में है कि देश की जनता ये बात नहीं समझ रही है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तो आप गलतफहमी में हैं। एक पार्टी जो देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, आंख उठा के एक बार देख लीजिए, एक किसी मुस्लिम समुदाय का कोई सांसद दिखा दीजिए पूरे सदन में बैठा हुआ उनके तरफ से, तो मैं मान जाऊं आपकी बात। वो टिकट तक देना पसंद नहीं करते हैं। और एक दूसरे ठीक उसके विपरीत वाले लोग, वो लोग भी उसी तरह की धार्मिक राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। और बीच में पिसता है वो मध्यम वर्ग वाला जो चाहता है कि हिंदुस्तान के इस गुलदस्ते में सारे विभिन्न प्रकार के लाल पीले काले हरे पीले सब सारे फूल, गुलाबी फूल मुस्कुराते हुए दिखाई दे, जो हिंदुस्तान को फूलों का गुच्छा बना के रखना चाहते हैं। और ये दोनों राजनीति बेहद खतरनाक है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि इस तरह की राजनीति से निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी लेकिन संजीव जी, आप इतिहास की बात कर रहे थे। इतिहास में अपने उन धड़ों को खुश करने के लिए जो लगातार वोट देते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम पार्टियों ने बहुत काम किए हैं। शाहबानो केस किसी सबको याद है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ व सिर्फ अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लाकर संसद में पलट दिया था। तो ये सब तो पहले से ही होता आ रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने वो पर्दा हटा दिया है। बिल्कुल, बीजेपी अगर 2-4 कदम आगे बढ़कर भी ये काम कर रही है और उससे चुनावी फायदा मिल रहा है, तो इससे फिर ऐतराज क्यों होना चाहिए कांग्रेस को और बाकी लोगों को? मैं तो खुलेआम ये बात कह रहा हूं कि जो बीज आपने बोया था उसी की फसल आज लहलाती हुई दिखाई दे रही है। यदि राम जन्मभूमि के बारे में ही वहां से यदि आप शुरुआत करें या उसे पीछे से आप शुरुआत करें, तो निश्चित तौर पे वोटों के फसल के लिए ही इस तरह की भूमिकाएं बांधी गई थी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते समझ लिया और चेत लिया और इस बहुत बड़े एक जो सफलता की एक पूंजी थी उसको पकड़ लिया उन्होंने और उसकी लकीर को आगे खींचा, और इतनी बड़ी लकीर खींच दी कि शायद उसके सामने अब कोई लकीर
बड़ी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि ये खतरनाक है। असम में निश्चित तौर पे एक ध्रुवीकरण की राजनीति की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ये खतरनाक है देश के लिए। निश्चित तौर पे देश के प्रधानमंत्री को और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको इसके बीच में मध्यस्थता या डपट के एक तरह से इस तरह की भाषा, इस तरह की राजनीति नहीं हो, बिल्कुल संजीव जी, लेकिन पक्ष विपक्ष दोनों को सोचना पड़ेगा इस बारे में। और जैसा कि आपने नेहरू जी का जिक्र किया था, उनके 17 सालों के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को छोड़ लें तो उसके बाद हमने धर्म को राजनीति में आते हुए देख लिया था 60 के दशक में ही, 70 के दशक में ही, और देश ने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी, अभी नहीं हो रही। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। राम कुमार जी, आपके पास आएंगे, आखिरी टिप्पणी इस बातचीत की। आपको क्या लगता है कि क्या हमें अब रुक जाना चाहिए, राजनीति में धर्म को घुसाना थोड़ा बंद कर देना चाहिए और असल में मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए? कि क्या देश की एंजाइटी थोड़ा कम करें? क्या लोगों के जरूरी मुद्दे हैं, चुनाव जो होते हैं वो मुद्दों पर होने चाहिए कि उनकी क्या शिकायतें हैं, फिर चाहे वो शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, बाकी के हों, धर्म को थोड़ा राजनीति से दूर रखना शुरू करना चाहिए अभी हमें? राम कुमार जी, देखिए, मोदी जी ने जितना भी काम किया है विकास और सारे, जैसे सोना बेचने वाले ने सोना खरीदने वाले काम किए, ये लोगों ने बोर्डों को पैसा देकर सोना बेचा है रातों रात। तो ये मोदी सोना ला रहे हैं। ये जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम सेना को जूते और बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे सकते, ये क्या उन्होंने सदन में कहा है, कोई मीडिया वाइड में डिबेट में नहीं कहा है। वो लोग वैसा देश चलेगा? उनके हाथ में देश देना चाहोगे? और मैं नदीम भाई से कहना चाहूंगा, साहब मानसिकता होनी चाहिए, मानसिकता। 10-15 साल पहले गंगा जमुनी तहजीब बहुत अच्छे से थी, लेकिन जब से रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में आए हैं, हमारे भारतीय मुसलमानों को भी भ्रमित कर दिया है। और मुसलमान, राम कुमार जी, आप जहां बैठे हैं शायद वहां लाइट चली गई है, आपका चेहरा दिख नहीं पा रहा। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। नदीम जी, वोट कोई किसी को भी दे, ओवैसी जो बोल के वोट ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं ना, उनका वर्ग उनके साथ खड़ा है। वहां पे आपको धर्म कहां से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आपको धर्म दिख जाता है। वो तो सिर्फ मुस्लिम से ही वोट मांगते हैं। राम कुमार जी, अभी आप किस राज्य में वो जीत रहे हैं? जहां जहां जीते हैं, चाहे बिहार हो, चाहे मेरे मुंबई में हो, चाहे मेरे मुंब्रा में हो, चाहे मेरे मुंबई के मोहम्मद अली रोड पे हो, कहां कौन वोटर है वो? उसको आप धर्म से नहीं देखते हो। उधर बिल्कुल राम कुमार जी, समय की कमी है, समय की कमी है सर। चश्मा आ जाता है। राम कुमार जी को भी यही धर्म का चश्मा दिखता है। बिल्कुल धर्म का चश्मा तो हम उतारना चाहते हैं राम कुमार पाल जी, जो आप चढ़ा रहे हो। हमें धर्म के हिसाब से अगर हम सोचने लगे ना तो शायद हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाते, और हमारे माँ बाप भी यही सोच रहे होते ना, तो उन्होंने हमें सड़क पे भेज दिया होता। कॉलेज डबल खुले हैं, कॉलेजेस। अरे दरभंगा का एम्स मुझे पता है सर, गेट बना के छोड़ दिया गया है। दरभंगा का एम्स, मैं बिहार से आता हूँ, गेट बना के आपने छोड़ दिया है, और लोगों को आप बता रहे हो कि पढ़ाई की बात कर रहे हो। आपको आईआईटी के बारे में पता है? आज हमने कितनी आईआईटी बना ली है। हम तो रील बनाने का सिखा रहे हैं। 15,000 स्कूलों में हम रील बनाना सिखाएंगे, ये बातें की है हमने। तो मुझे नहीं पता कौन सी महानता की बात कर रहे हैं। आज इंडोमेंट एक्ट के तहत भारत के 4.5 लाख मंदिरों से 10 लाख करोड़ लिया जाता है। बाकी किसी से लिया जाता है क्या, बताओ? अरे मैं आप पढ़ाई की बात कर रहे थे, आप आगे मंदिर पे। देश तो भारत है ना, और किसी से लिया जाता है तो बताओ मेरे इंडिया के। तो इस वजह से हमें मंदिर खोल देनी चाहिए हर जगह, स्कूलों को बंद करके। देखिए राम मंदिर से कितनी इकोनॉमी बढ़ी है। 325 करोड़ तो टैक्स भरा है राम मंदिर ने, जीएसटी भरा है। अगर हम ऐसे हिसाब लगाने लगे, अगर यही हमारा पैरामीटर हो जाए सर, राम कुमार पाल जी, अगर आप ये पैरामीटर बना लोगे तब तो इस हिसाब से आप सारे स्कूल बंद कर दो, बच्चों को मंदिर भेजो। पंजाब की सबसे बड़ी चर्च से कितना टैक्स भरा जा रहा है? सवाल करूंगा, जरूर करूंगा नागेंद्र जी, और सुनूंगा भी। चलिए मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप ये नहीं सोचते होंगे कि हमारे बच्चों को या हम अपने बच्चों को सड़क पे भेजें कि जा भाई तुम घुसपैठिए भगाओ और उनके ऊपर गोली चलाओ या तलवार चलाओ। एटलीस्ट ये हम नहीं चाहेंगे। गोली तो नहीं चलाना, गोली चलाना गलत है। हेमंता विश्व शर्मा केस हुआ है तो हम सही मानते हैं, निर्णय करेगा जज बैठा। जेल जाना चाहिए उनको। अरे सर आप ऐसा मत जेल जाना चाहिए, हेमंता जी को जेल जाना चाहिए कि नहीं? और एआईएम ने केस किया है, ये करने के लिए उनको जेल जाना चाहिए कि नहीं? सर हमारे में अंतर है, हम देश भावना से चलते हैं, किसी दरवाजे के चौखट से नहीं चलते। हमारे और कांग्रेस में ये अंतर है, गलत को गलत कहने का और जोर से कहने का साहस रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एकदम सही बात है। चलिए वक्त की कमी है, आखिरी कमेंट ले लेते हैं सैयद अली भाई से।
जी सैयद जी। हाँ, मैं अब बस इतना ही कहूंगा कि राम कुमार जी सारी चीजें खुद एक्सेप्ट कर लिए हैं और जो चीजें बताए हैं वो कम से कम जो है देश सुन रहा है। और इस वक्त मुझे लगता है कि अब देश जागरूक हो रहा है और 10-15 और साल का अली जी मैं राम कुमार जी से कहूंगा कि अब फिर से सार्वजनिक मंच पे या कैमरे के सामने हिमंता जी के खिलाफ आप तो कम से कम कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपको पार्टी में भारी पड़ जाएगा, ये आपकी पार्टी के लोग ही कोई नाराज हो फर्क नहीं जाएंगे। पड़ता सर, पार्टी देश नहीं चलाएगी, कोई कल चुन के आएगा, कोई कल था। सच और हकीकत की बात होनी, इंसानियत के बारे में होती है, मानसिकता सही होनी चाहिए। ये मानसिकता गड़बड़ होगा, देश गड़बड़ा जाएगा। चलिए अली जी, मैं आपका वीडियो लेकर ये बात हेमंत विश्व शर्मा जी के टैग करके जरूर दीजिएगा, जरूर दीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। राम कुमार जी अभी आप किस राज्य में बैठे हुए हैं? अगर मैं मेरा ये आपसे वीडियो कट करके दे दीजिएगा, इंसानियत की जीत की बात है मेरी। अच्छा राम कुमार जी, आप बैठे कहाँ ये तो बता दीजिए, हाँ, कहाँ से जुड़े हैं आप? माफी चाहूंगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें पता होना मैं चाहिए था। मुंबई रहता हूँ लेकिन इस वक्त प्रयागराज से जुड़ा हूँ। प्रयागराज में सर प्रयागराज पावर में इस कट वक्त बहुत हो रहा है, आपकी लाइट चली गई थी बीच में। अली जी अपनी बात हाँ पूरी जी। कर लीजिए। राम कुमार जी बहुत अच्छे से बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और ये यकीन मैं सैल्यूट करता हूँ सर। आपने एक नेशनल टीवी पे बैठ के आपने बताया कि हाँ ये मानसिकता गलत है और हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये मानसिकता गलत है और बात खत्म हो जाती है, बहस खत्म हो जाती है। और आप जैसे जिम्मेदार लोग जब ये कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है तो गलत है, बाकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सोचने की जरूरत है। अब सोचें और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे नेता अगर बीजेपी में रहे तो उसका कुछ भला हो सकता है, लेकिन उम्मीद अब ये भी हो चुकी है कि हो सकता है कि आप कल ना रहे। बाकी ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत नहीं, बोलिए मैं सैयद भाई। राम कुमार जी नहीं, देखिए बात देखिए सही है, हर तरह नदीम की जी, आवाज उठनी चाहिए। नदीम सिंह जी सुनिए, किसी मुसलमान को किसी सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। उसके पास जितना वक्फ बोर्ड का है उससे वे देश की सरकारों से बड़ा बड़ा स्कूल कॉलेज मजलिस बना सकता है। इतना बड़ा धनवान वक्फ बोर्ड के पास लैंड से लेके हर चीज है। कोई सरकार के पास सिर्फ नियत साफ चाहिए। किसी सरकार के पास मुस्लिम धर्म को झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हलाल इकोनॉमी भी 8 ट्रिलियन की है 58 कंट्री में। जी सर बिल्कुल कर रही है। देखिए हम लोग बिल्कुल जो आपकी जो बातें हैं वो हम पहुंच गई हैं। बाकी जो है देखिए सरकार से अगर हम ना मांगे तो किससे मांगे, हमें ये भी अरे बताते भाई जाइए। आपके पास स्वयं के पास है, मैं आप बताना चाहता हूं, आपका कलेजा खोल के देखिए, ये सरकार को जवाब दे सकता है मुस्लिम वर्ग। ये अगर ये सरकारी अगर बयान है तो फिर बहुत खतरनाक है। यकीनन ये देश के कहिए बहुत आपके पास उतना बड़ा बोर्ड नहीं है, उतना फंड नहीं है, या नहीं, क्या चाहिए फंड की इंसान बात को? मत करिए सर, पीएम केयर फंड के बारे में जमीन चाहिए, जमीन तो खुद है इनके पास। सरकार ने बोला देश है। के मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, उससे क्या निर्माण नहीं हो सकता है? सर बंदूक जी, के हमारे निशाने मठ मंदिरों से ही निर्माण हो सकता है क्या? सर वीडियो देखने के बाद डर गए हैं, डर गए हैं। अरे गोलियां डरने दिखा की कोई बात नहीं है। सर ये चलिए, पता नहीं। फंड की बात करने हो को रही थी नियत सर, हो, फंड की डरने बात हो कोई रही बात थी, नहीं है इसको सर। ये जो हकीकत की बात चर्चा रखनी है चाहिए। जी, फंड की बात हो रही थी, ये जो चर्चा है इसको अब हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वक्त से हम 15 मिनट ऑलरेडी आगे चले गए हैं। माफी चाहेंगे सारे गेस्ट से कि हम इस चर्चा को यहाँ पे बंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत मजा आया। राम कुमार पाल जी, आपने काफी बेबाकी से बात किया और बहुत अच्छा लगा कि संजीव जी ने पूरा भारत में चल क्या रहा है उसको समझाया। सैयद अली, आपने पेशेंस बना के सुना और काफी आराम से आपने चीजों को समझाया। लेकिन जो फंड की बात हो रही थी उस पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि संसद में यह बोला गया कि आप पीएम केयर फंड्स के बारे में सवाल ही मत पूछिए कि क्या हो रहा है आरटीआई से, तो आपने उसको निकाल ही दिया। तो पीएम केयर फंड में कितने करोड़ों अरबों पड़े हैं उसके बारे में आप बात मत करिए, उसके बारे में सवाल मत पूछिए। ये फंड की बात थी इसलिए मैंने बोल दिया, बुरा नहीं मानिएगा राम कुमार पाल जी। नहीं, तो नहीं, ये नहीं, है, उसका भी ये जवाब चल रहा है। संजीव जी कुछ बोलना चाहते हैं? जी इसका भी संजीव जी, जवाब मेरे पास है। नागेंद्र जी इसमें अपडेट कर लीजिए। देश की 57 कंपनियां जो सरकार के सहयोग से चलती है, उन कंपनियों ने 2,10,000 करोड़ रुपए उसमें डोनेट किए हैं, जिसपे ये ताला मार दिया गया है कि आप उसका सवाल नहीं पूछ सकते हैं। कहां खर्च किया गया, कब खर्च किया गया, कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। ये सरकार ने लोकसभा सचिवालय को यह आदेश दिया है कि कोई आरटीआई इसके संबंध में कोई लोकसभा में चर्चा नहीं, इस चैप्टर को क्लोज कीजिए। ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। जी जी जी, सैयद अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप जरूर थोड़ा सुधार करूंगा लेंगे। राम कुमार जी सर, जो अभी जो सर ने कहा कि जो फंड का मसला है उस पे एक दे दीजिए। अगर आप एक कमेंट कर सकते तो हो सकता है कि आज वो देश में कम से कम सुना जाए।
बहुत जरूरी है। बहुत बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम जी अपनी राम राय गोपाल जी, आप अग्री करते हैं सरकार के इस फैसले से? बस आखिरी कमेंट दे दीजिए प्लीज। फैसले से क्या? जो पीएम केयर फंड पे सरकार ने बोला है कि आप हाँ, इसके बारे में हिसाब हाँ, किताब मैं मत बताता हूँ। मांगिए। मैं बताता हूँ कि जो कौशिक जी ने जरा आंखें खोली है हमारी, तो पूर्व का जो था ना, पूर्व का प्रधानमंत्री, उसमें लिखा गया था सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष सही करेगा। सेम वही पैटर्न है। उसके बाद में राजीव गांधी फाउंडेशन को नरसिम्हा राव सरकार ने कितना रुपया दिया, और देश विदेश से आए हैं। अगर कौशिक जी आपको ही मैं कमेटी का अध्यक्ष बनाता हूं और राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग सुनिए, अमिताभ बच्चन दुखी हो गए क्यों? नरसिम्हा राव ने 100 करोड़ रुपया दिया, उसके बाद कौन से मंत्रालय ने नहीं दिया उसको, राजीव गांधी फाउंडेशन को? उस पर आरटीआई चल रही है क्या आपकी? साहब चलते चलते 5 सेकंड। जरूर, देखिए, जरूर, यहाँ पे पहली जरूर। बार ऐसा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ 3 और मंत्री एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, जिसमें सरकारी अनुदान से चल रहे कंपनियों के द्वारा उसमें इसके अनुदान किया पहले जाता है और कांग्रेस का उनको भी गुप्त रखा प्रधानमंत्री जाता है। आवास कोष था, जबकि उसमें ऑलरेडी कांग्रेस सरकार अध्यक्ष की सही प्रधानमंत्री होगी, देश के प्रधानमंत्री की नहीं, देश के प्रधानमंत्री की नहीं। अगर पीएम केयर फंड कांग्रेस की नाम है सर। अध्यक्षता है तो उसकी सही होगी पूर्व के प्रधानमंत्री कोष प्रधानमंत्री की। आपदा कोष पहले से था, नहीं, उसके बाद आप में दोनों कोष का निर्माण पलड़ा, किया दोनों गया, सवाल का जवाब होता है। आप सब कहोगे 2004 से 2014 की बात मत करो और 2014 से 2025 की बात करो, तो ये न्यायिक नहीं है, बात कीजिए आप। बिल्कुल न्यायिक नहीं है ये।